हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 16। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विशाखापट्टनम शहर के इतिहास में दिन हमेशा के लिए याद रखे जाने वाला था। एक ऐसा दिन जहां तक फटीचर लड़के ने न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि अपने दुश्मनों की जड़ें हिलाकर रख दी। लेकिन ये जीत अभी आधी थी और असली महासंग्राम अभी शुरू होना बाकी था। देव ने अपनी रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा। समय भाग रहा था। आज रात जब ये शहर पूरा सो रहा होगा तब द ओशियन एस्टेट में मौत का खेल फिर से शुरू होने वाला था। देव ने गहरी सांस ली और सुनैना की आंखों में देखकर एक वादा करके कहा, चाहे जो हो जाए आज ये खुशी कम नहीं होनी चाहिए। उसकी इस बात में दृढ़ता थी जिसे आज की कोई भी इंटरनेशनल ताकत नहीं तोड़ सकती। विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी का वो विशाल और ऐतिहासिक कैंपस आज किसी आम दिन की तरह नहीं लग रहा था। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी आज जैसे किसी के रुतबे के आगे नतमस्तक थी। द ग्लास हाउस के उस भव्य उद्घाटन और रूहानी निहाल के सरेआम जलील होकर बाहर निकल जाने की खबर यूनिवर्सिटी के कोने कोने में किसी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आज यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, हर प्रोफेसर, हर एम्प्लॉय इस बात से वाकिफ था कि जो लड़का कल तक एक पुरानी फीकी शर्ट पहनकर इस कैंपस में घूमता था, जिसे अमीरजादे वेटर और फटीचर कहकर चिढ़ाते थे, असल में इस शहर का नया और सबसे खूंखार अरबपति किंग देवांशु ओब्रॉय है। यूनिवर्सिटी के मेन कोर्टयार्ड में पहुंचने के बाद देव और सुनैना को अपनी अपनी क्लासेज के लिए अलग होना पड़ा। सुनैना को आर्ट्स ब्लॉक की तरफ जाना था जबकि देव और रियांश विराट के साथ कॉमर्स और मैनेजमेंट की तरफ चला गया। देव ने अपने कदम रोके सुनैना की तरफ मुड़कर देखा। सुनैना के चेहरे पर जो आज़ादी और बेखौफ सुकून था वो देव के लिए किसी भी दौलत से बढ़कर था। उसको देखकर देव ने बड़ी ही धीमी मखमली आवाज में कहा, तो महारानी जी, अब आप अपनी क्लास में जाइए और अगर कोई भी गलती से घूरने की कोशिश करे तो मुझे बस एक मैसेज कर देना। मैं उसे यूनिवर्सिटी से नहीं, इस शहर से हमेशा के लिए एक्सपेल करवा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर सुनैना जोर से हंस पड़ी। उसने देव के उस अरमानी सूट के कॉलर को अपनी उंगलियों से ठीक किया। सुनैना ने हल्की और प्यार भरी एक फकर लाकर कहा, अब मुझे कोई घूरने की हिम्मत देखने की करेगा ही नहीं देव कोई। तुम्हारे नाम का खौफ इस पूरे कैंपस में इस कदर छा गया कि लोग मेरी परछाई से भी डर रहे हैं। तुम बस अपनी क्लास में ध्यान देना और किसी लड़की की तरफ मत देखना। सुनैना की आखिरी लाइन बड़ी शरारती और हल्के से पजेसिव अंदाज में कही गई थी। तभी देव मुस्कुराया और उसने सुनैना के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर कहा, मेरी आंखों में तुम्हारे सिवा अब किसी और का अक्स नहीं बन सकता पार्टनर। लंच के वक्त कैंटीन में मिलते हैं। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने अपना हाथ हिलाया। एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ अपने आर्ट्स ब्लॉक्स की तरफ बढ़ गई। रियांश और विराट भी सुनैना को बाय भाभी जी कहकर मुस्कुरा रहे थे। सुनैना के जाने के बाद देव ने एक आखिरी गहरी सांस ली। उसके चेहरे का वो आशिक वाला नर्म भाव एक सेकंड में गायब हो गया। उसकी जगह पर खुखार, अजय और रहस्यमयी देवांशु ओब्रॉय ने ले ली। देव ने रियांश और विराट की तरफ देखकर कहा, चले मेरे शेरों। तब विराट ने अपने डिजाइनर सूट के बटन लगाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, एक कदम बढ़ाओ भाई। आज तो इस डिपार्टमेंट में कोई भी पता चलना चाहिए कि असली बाप कौन है। इसके बाद तीनों दोस्त एक साथ कॉमर्स और मैनेजमेंट ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही देव ने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के उस लंबे और चौड़े कॉरिडोर में कदम रखा, माहौल में एक ऐसा भयंकर और जानलेवा सन्नाटा छा गया जो शायद कब्रिस्तान में भी नहीं होता। कॉरिडोर में खड़े सारे अमीर स्टूडेंट जो अपनी महंगी गाड़ी और बाप के पैसों पर उछलते थे, वो देव को देखते ही एकदम बुत बन गए। किसी के हाथ में से कॉफी का कप छूट गया तो किसी की हल्की हंसी उसके गले में अटक गई। कल तक जो निहाल के चमचे देव को देखकर सीटियां बजाते थे, फटीचर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत दीवार की तरफ मुंह कर लिया और अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। उन्हें लग रहा था कि अगर देव की नजर उन पर पड़ गई तो वह भी निहाल की तरह ही एक ही दिन में सड़क के भिखारी बन जाएंगे। देव बिल्कुल बीचों बीच उसकी अपनी खामोशी राजाओं वाली चाल के साथ वो चल रहा था। उसके जूतों की टिक टिक की आवाज उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। रियांश और विराट उसके दाएं बाएं बिल्कुल किसी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमांडर्स की तरह चल रहे थे।
देव ने अपनी क्लासरूम के दरवाजे को हल्का सा धकेला और अंदर दाखिल हुआ। क्लास पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही देव अंदर आया, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स एक झटके में अपनी जगह से खड़े हो गए, जैसे कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री क्लास में आ गया हो। ये सम्मान नहीं था, ये साक्षात मौत का खौफ था। सबको पता था कि निहाल की करोड़ों की कंपनी को इस लड़के ने सिर्फ एक फोन कॉल पर दिवालिया कर दिया। तभी देव ने क्लास के चारों तरफ एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजर घुमाई। जिन लड़कों ने कभी कंटीन में देव को लाइन से बाहर निकाला था, जिन लड़कियों ने कभी रूहानी के साथ मिलकर देव के पुराने जूतों पर हंसी उड़ाई थी, आज वो सब अपनी सांसें रोककर सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो देव की उन लाल और रहस्यमयी आंखों से आंखें मिला सके। देव ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो बहुत ही इत्मीनान से अपनी सबसे आखिरी वाली बेंच की तरफ बढ़ा और जाकर बैठ गया। रियांश और विराट भी उसके अगल बगल बैठ गए। देव ने बैठते ही बाकी पूरी क्लास ने बहुत ही डरे हुए अंदाज में अपनी कुर्सियों पर जगह ली। पूरी क्लास में जहां एक तरफ खौफ और सन्नाटे का साम्राज्य था, वहीं इस पूरी भीड़ में एक लड़की ऐसी थी जिसकी नजरें जमीन की तरफ नहीं झुकी हुई थी, जिसके चेहरे पर देव को अरबपति वाला खौफ नहीं था। वो अपना सीना तान कर बिल्कुल बेखौफ और एक बहुत ही प्यारी सी नाराजगी के साथ देव की तरफ देख रही थी। ये लड़की थी सोनाक्षी। सोनाक्षी कोई आम लड़की नहीं थी। ये देव, रियांश और विराट की क्लासमेट होने के साथ साथ उनकी बड़ी अच्छी और सच्ची दोस्त थी। सोनाक्षी शहर के एक बहुत ही इज्जतदार और पढ़े लिखे परिवार से आती थी। वो ना तो रूहानी के पैसों की तरह भूखी थी, ना ही भूमिका की तरह घमंडी। जब पूरी क्लास देव के पुराने कपड़े, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती, तब सोनाक्षी इकलौती ऐसी लड़की थी जो उन तीनों के साथ कंटीन की एक ही टेबल पर बैठकर चाय पीती थी। उसने कभी देव की गरीबी को उसकी कमजोरी नहीं समझा। जब देव के पास नोट्स फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं होते थे, तो सोनाक्षी चुपचाप अपने नोट्स को कॉपी करवा कर वो उसके बैग में रख दिया करती। यहाँ तक कि सोनाक्षी ने कई बार सुनैना के ठेले पर जाकर सैंडविच खाए थे। कभी भी सुनैना को अभी हीन भावना से नहीं देखा था। सोनाक्षी सिर्फ देव की अच्छी दोस्त नहीं थी, वो विराट मतलब देव के जिगरी दोस्त का पहला और इकलौता क्रश भी थी। विराट, जो बाहर से एक बड़ा रफ टफ बेखौफ लड़का था, वो सोनाक्षी के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाता। विराट सोनाक्षी को पिछले 2 सालों से बेइंतहा पसंद करता था। सबसे बड़ी बात यह थी, सोनाक्षी भी यह बात बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। लड़कियां बड़ी स्मार्ट होती हैं। सोनाक्षी ने विराट की उन चोरी छिपे वाली नजरों को, उसके उस हकलाने को और उसकी उस केयर को बड़े पहले ही भांप लिया था। सच तो यह था कि सोनाक्षी भी विराट का भोलापन और उसकी वफादारी बड़ी पसंद करती थी। लेकिन सोनाक्षी एक बड़ी स्वाभिमानी लड़की थी। वो चाहती थी कि विराट खुद अपने मुंह से आकर उसे प्रपोज करे। वो चाहती थी कि विराट हिम्मत दिखाए। लेकिन विराट की तो सोनाक्षी के सामने सांस फूल जाती। गरीब और अपनी फटीचर वाली हालत के कारण विराट कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो शहर के अच्छे परिवार की लड़की को अपने दिल की बात कह सके। आज जब विराट ने अपनी जगह पर बैठकर सोनाक्षी की तरफ देखा, तो विराट के दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। लेकिन आज विराट के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। आज उसने टॉम फोर्ड का सूट पहना था, उसकी कलाई पर रोलेक्स थी और वह शहर के सबसे बड़े अरबपति का भाई था। आज उसे अपनी गरीबी पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तभी सोनाक्षी अपनी जगह से उठी। पूरी क्लास की सांसें एक बार फिर से अटक गई। सबको लगा कि यह लड़की पागल हो गई है, जो उस खूंखार देवांशु ओबरॉय की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सोनाक्षी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चलती हुई क्लास के बिल्कुल पीछे आई और देव के डेस्क के सामने खड़ी हो गई। उसने उन दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और देव की उन आंखों में सीधा झांक कर बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा, देव, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। वहीं सोनाक्षी के मुंह से शब्द निकलते ही रियांश ने अपना माथा पीट लिया। विराट की तो सांसें रुक गई। पूरी क्लास दहशत में आ गई कि अब देव इस लड़के का क्या हश्र करेगा। लेकिन देव देव ने जैसे ही सोनाक्षी की आवाज सुनी, उसका वो खौफनाक और अजय काल वाला देवांशु ओबरॉय का नकाब एक सेकंड में टूट कर गिर गया। देव के चेहरे पर एक बड़ी मासूम, कंफ्यूज और एकदम आम कॉलेज स्टूडेंट वाला भाव आ गया। वो सोनाक्षी की इज्जत करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये वो दोस्त है जिसने बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। देव ने अपनी हल्की आंखें बड़ी करके बड़ी हैरानी से पूछा, नाराज क्यों सोनाक्षी? ऐसा ऐसा क्या कर दिया मैंने? तभी सोनाक्षी ने अपना मुंह बनाकर बड़े ही प्यारे और रूठे अंदाज में अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करके कहा, ऐसा क्या कर दिया?
तुमने रातों रात इतनी बड़ी तरक्की कर ली। तुमने 12 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। तुम इस शहर के सबसे बड़े अरबपति बन गए। तुमने सुदेव नाम का इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और अपनी इस इकलौती दोस्त को एक ट्रीट तक नहीं दी। तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम इतने बड़े इंसान बन गए। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? वहीं उसकी यह बात सुनकर विराट की धड़कनें और तेज हो गई। वहीं सोनाक्षी की यह बात सुनकर देव के अंदर बड़ा सुकून मिला उसे। वहीं पूरी क्लास जहां देव को खौफ से देख रही थी, जहां लोग उसे माफिया और एक फ्रॉड समझकर उससे डर रहे थे, वहां यह लड़की आज भी उससे अपनी दोस्ती की ट्रीट मांग रही थी। सोनाक्षी को देव के करोड़ों रुपए से कोई मतलब नहीं था। उसे बस इस बात की शिकायत थी कि उसके दोस्त ने अपनी खुशी में उसे शामिल नहीं किया। तभी देव ने अपनी जगह से खड़े होकर जोर का ठहाका लगाकर हंसा। देव ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बड़े ही नर्म लहजे में कहा, बस इतनी सी बात। मुझे पता लगा कि कोई पता नहीं क्या गुनाह कर दिया मैंने। अरे सोनाक्षी, कल का दिन बड़ा भाग दौड़ और ड्रामे भरा था। मुझे वक्त ही नहीं मिला। लेकिन तुम तो मेरी सबसे खास दोस्त हो। ट्रीट कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें? ये कहकर देव ने अपने डेस्क पर हाथ रखकर पूरी शान और खुशी के साथ कहा, बस ये बोरिंग सा लेक्चर खत्म होने दो, उसके बाद मैं, तुम, रियांश, हमारा ये रोमियो विराट। ये कहकर देव ने विराट के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारकर उसे छेड़ा, जिसे विराट का चेहरा लाल हो गया। तब देव ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और तुम लोगों की भाभी सुनैना, हम सब मिलकर इस शहर के किसी बेहतरीन शानदार 7 स्टार होटल में चलेंगे और वहां हम इतनी जमकर पार्टी करेंगे, तुम याद रखोगी। उसकी ये बात सुनकर सोनाक्षी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह फिर से बना लिया। सोनाक्षी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, भाभी को साथ लेकर चल रहे हो तो ये अच्छी बात है। सुनैना सच में बड़ी प्यारी है। वो कल उस गाउन में बड़ी परी लग रही थी। लेकिन ये कहते हुए सोनाक्षी ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने बिना डर और झिझक के देव का कान पकड़कर हल्का सा खींच लिया। पूरी क्लास ये नजारा देखकर सचमुच शोके के अंदर बाहर आने वाली थी। जिस इंसान ने कल निहाल वर्मा को घुटनों पर ला दिया, जो 1500 करोड़ की डील 1 मिनट में करता है, उस खूंखार देवांशु ओबरॉय का एक लड़की सरेआम कान खींच रही है और देव उसे कुछ नहीं कह रहा। तभी देव ने मजाकिया अंदाज में अपना कान छुड़ाकर कहा, ओह छोड़ो यार। तभी आगे से सोनाक्षी ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। दो हम किसी अरे गहरे नत्थु खैरे 7 स्टार होटल में क्यों जाएंगे, जब मेरे दोस्त ने खुद 40 करोड़ रुपए देकर शहर का सबसे महंगा, सबसे एलिट क्लब द ब्लू लाउंज खरीद लिया है। तो हम पार्टी भी उसी क्लब में करेंगे। मैं आज तक कभी उस क्लब के अंदर नहीं गई। मुझे वहां पार्टी चाहिए और बिल पूरा का पूरा देवांशु ओबरॉय भरेगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से देव ने अपना कान सहलाकर एक बार फिर से जोर का ठहाका लगाया। उसे सोनाक्षी का बेबाक अंदाज बड़ा पसंद आया, इसलिए देव ने मुस्कुराकर हामी भरकर कहा, डन। लेक्चर के बाद सीधे द ब्लू लाउंज। आज वो पूरा क्लब सिर्फ हमारे लिए बुक रहेगा। वहां किसी और को एंट्री नहीं मिलेगी। आज हम अपने फर्नीचर वाले दौर को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत का जश्न मनाएंगे। उसकी यह बात सुनकर सोनाक्षी की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने देव को एक हल्की सी स्माइल दी। फिर सोनाक्षी ने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और देव के ठीक बगल में बैठे विराट की तरफ देखा। विराट जो अभी तक अपनी सांसें रोक कर बैठा था, सोनाक्षी की नजर पड़ते ही उसका पूरा शरीर सीधा हो गया। वो अपने डिजाइनर टॉम फोर्ड सूट में बड़ा ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालात एक डरे हुए बच्चे की जैसी थी। तभी सोनाक्षी ने विराट की तरफ देखकर अपनी आवाज में एक बहुत ही हल्की, मीठी और उकसाने वाली अदा लाकर कहा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसे महंगे सूट पहनकर गुंगों की तरह बैठने का शौक चढ़ गया? क्लब में अगर तुमने मेरे साथ डांस नहीं किया तो अच्छी बात नहीं रही। मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर सोनाक्षी एक बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ पलटी और वापस अपनी फर्स्ट डेस्क पर जाकर बैठ चली। वहीं विराट का मुंह खुला रह गया। उसका चेहरा टमाटर से ज्यादा लाल हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सोनाक्षी ने अभी अभी सरेआम डांस के लिए इस तरह से इनविटेशन दे दिया। जैसे ही सोनाक्षी अपनी सीट पर जाकर बैठी, रियांश ने विराट की कमर में जोर से चुटकी काटी, जिससे विराट ने दर्द से कराह कर कहा, साले क्या कर रहा है? आगे से रियांश ने फुसफुसाकर अपनी हंसी रोक कर कहा, साले तेरी तो लॉटरी लग गई। देख रहा है भाई, हमारी सोनाक्षी तो सूट पहनते ही विराट भाई पर फिदा हो गई। मुझसे बात नहीं कही तो मैं बात नहीं करूंगी। उफ, ये तो सीधा सीधा प्रपोजल का अल्टीमेटम है। उसके बाद सुनकर आगे से देव ने हंसकर विराट के कंधे पर हाथ रखा
देव ने बड़े ही सीरियस लेकिन मजेदार लहजे में कहा। विराट मेरे भाई, आज द ब्लू लॉन्ज में तुम्हारे पास आखिरी मौका है। आज तुम वो फटीचर विराट भी नहीं हो जिसके पास पैसे नहीं। आज तुम मेरी जान हो मेरे भाई। आज शाम को अगर तुमने सोनाक्षी को अपनी दिल की बात नहीं कही तो मैं खुद जाकर उसे कह दूंगा कि लड़का डरपोक है। समझ गए? उसकी यह बात सुनकर आगे से विराट ने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। उसके दिल में एक तरफ तो भयंकर खुशी थी और दूसरी तरफ एक अजीब सी घबराहट। विराट ने बेबसी से कहा, भाई मैं कैसे कहूंगा यार, वो इतनी अच्छी है। मैं तो उसके सामने जाता हूं तो मेरी जुबान तालों से चिपक जाती है। तभी आगे से देव ने आंख मार कर कहा, जबान नहीं चिपकेगी। आज शाम को ब्लू लाउंज का माहौल कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे दिल की बात अपने आप तुम्हारे होठों पर आ जाएगी। मैं और सुनैना सब सेट कर देंगे। वो बातें कर ही रहे थे, क्लासरूम का दरवाजा खुला और मैनेजमेंट के कड़क और सख्त प्रोफेसर मिस्टर राव अंदर आए। मिस्टर राव हमेशा देव, रियांश, विराट को उनके करीबी फीस लेट भरने की वजह से क्लास में बेइज्जत किया करते थे। लेकिन आज जैसे मिस्टर राव की नजर सबसे पीछे बैठे उस मिडनाइट ब्लू टक्सीडो पहने देवांशु ओब्रॉय पर पड़ी, प्रोफेसर साहब के हाथों से चौक छूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने न्यूज में पढ़ा था कि ये वही लड़का है जिसने कल 1500 करोड़ की डील साइन की, वर्मा बिल्डर्स को दिवालिया कर दिया। तभी मिस्टर राव ने अपना पसीना पोंछा। उन्होंने एक बार भी देव की तरफ ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बड़ी ही नरमी से क्लास शुरू की। वहीं देव बड़े ही इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा था। उसका दिमाग प्रोफेसर के लेक्चर पर कम और अपने उस सुदेव एम्पायर के अगले कदम पर ज्यादा था। आज का दिन देव के लिए बड़ा अहम था। एक तरफ उसे अपने दोस्तों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुकम्मल करवानी थी, दूसरी तरफ उसे शहर के बाकी बचे करप्ट सिस्टम पर अपनी पैनी नजर रखनी थी। लेक्चर खत्म होने के बाद अब चारों, मतलब देव, व्यांश, विराट, सोनाक्षी, अब बड़े भारी उनके पास ये लेक्चर पढ़ रहा था। द ब्लू लाउंज की वो शाम आज सिर्फ एक पार्टी की शाम नहीं होने वाली थी। आज वो शाम विराट के अनकहे प्यार का इजहार, एक पुरानी दोस्ती का नया रंग और फटीचर से बादशाह बनने वाले देव के नए रुतबे का सबसे शानदार जश्न बनने वाली थी। क्लासरूम की उस बंद दीवारों के बाहर विशाखापट्टनम की हवाएं अब सिर्फ एक ही नाम गुनगुना रही थी। द ब्लू लाउंज में आज रात हो जो होने वाला था, वो इस कॉलेज के इन दोस्तों की जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत और कभी न भूले जाने वाला पन्ना जोड़ने वाला था। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ब्लॉक की वो घड़ी जिसकी सुइयां पिछले एक घंटे से जैसे थम सी गई थी, आखिरकार लेक्चर खत्म होने का इशारा कर चुकी थी। प्रोफेसर मिस्टर राव ने जैसे ही अपना बैग उठाया, रियांश और विराट की जान में जान आ गई। उन दोनों के लिए आज ये आखिरी लेक्चर किसी सजा से कम था, क्योंकि उनके मन में उस शाम की पार्टी, विराट के अनकहे इजहार की बेचैनी पल पल बढ़ रही थी। देव, रियांश, विराट अपने अपने सूट को ठीक करके क्लासरूम से बाहर निकले। उनके चाल में वही शाही अंदाज था जिसे देखकर कॉरिडोर से गुजरते हुए हर छात्र की आंखें झुक जाती। वो सीधे कैंपस में उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां उन्होंने सुनैना को मिलने का वादा किया था। सुनैना वहां पहले से आर्ट्स ब्लॉक के दोस्तों के बीच खड़ी थी, लेकिन आज उसके आसपास वो भीड़ नहीं थी जो कल उसका मजाक उड़ाती थी। आज सब उसे एक महारानी की तरह सम्मान और जलन भरी नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उसने देव के उस मिडनाइट ब्लू टक्सोडो में आकर देखा, उसका चेहरा एक खिले हुए गुलाब की तरह चमक गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों से विदा ली और देव की तरफ दौड़ पड़ी। देव ने सुनैना का हाथ अपने हाथ में लेकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा, सब तैयार है? तभी आगे से सुनैना ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हाँ सब तैयार है। तभी सोनाक्षी अपने ब्लॉक से बाहर निकली। उसने बड़ा ही प्यारा पेस्टल पिंक कलर का स्कर्ट और टॉप पहना था जिसमें बड़ी सुंदर लग रही थी। विराट को देखकर वो थोड़ा शर्माई, लेकिन उसने अपने अंदाज में बेबाक रखा। सोनाक्षी ने अपनी पुरानी अदा के साथ पूछा, तो क्या प्लान है? हम पार्टी में जा रहे हैं या सिर्फ बातों में ही वक्त गुजारेंगे? तभी आगे से देव ने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा और बोला, पार्टी तो होकर रहेगी। मुनीश ने सब तैयारी कर ली। द ब्लू लाउंज आज हमारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद जैसे वो पांचों दोस्त यूनिवर्सिटी के उस विशाल काय मेन गेट की तरफ बढ़े, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाकी स्टूडेंट्स उन्हें एक ऐसी दूरी से देख रहे थे जैसे वो राजघराने के सदस्य हों। तभी गेट के बिल्कुल पास एक लड़की बड़ी तेजी से अपनी फाइलें पकड़े अंदर की तरफ भाग रही थी। वो लड़की बड़ी घबराई थी, उसके बाल बिखरे हैं तो बार बार मुड़कर देख रही थी जैसे उसे किसी का डर सता रहा हो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया जो ज्योति की सबसे जिगरी दोस्त थी। माया
ये वही लड़की थी जिसने ज्योति के साथ मिलकर सुनैना के उस पुराने ठेले पर कचरा फेंका था, जिसने सुनैना के कपड़े फाड़ने की कोशिश में उसका साथ दिया था, जो हर मोड़ पर सुनैना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कल तक माया का घमंड सातवें आसमान पर था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उन लोगों पर हंसती थी, लेकिन आज आज माया की आंखों में एक खौफ था जो किसी इंसान की रूह को कपा देने के लिए काफी था। उसे अच्छी तरह पता था कि जोगिंदर का एम्पायर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। उसका गॉडफादर मर चुका है। उसके पीछे दिवांशु ओब्रॉय खड़ा है। वो साक्षात मौत है। उसे डर था कि कहीं देव कल का बदला लेने के लिए जादुई ताकतों का उसे धूल में न मिला दे। और जैसे ही माया की नजर देव और उसके साथ चल रही सुनैना पर पड़ी, उसके कदम अचानक जम गई। उसके हाथ से फाइलें छूटकर जमीन पर गिर गई। माया का चेहरा पीले पड़कर कागज की तरह सफेद हो गया। उसने कांपती हुई आंखों से देव के उस अजय और खौफनाक व्यक्तित्व को देखा। उसने देखा कि कैसे उसके वो दोस्त जो कल तक फटीचर थी, आज इस पूरे शहर की सबसे बड़ी हस्ती बने हुए है। माया का गला पूरी तरह से सूख चुका था। वो एक कदम आगे बढ़ी और अपनी घिघियाती हुई और कांपती हुई आवाज में फुसफुसा कर बोली, सॉरी, सॉरी सुनैना, सॉरी देव। ये कहकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और वो एक सेकंड भी देव की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो वहीं से मुड़ी और बिना फाइलें उठाए पागलों की तरह कैंपस के दूसरे रास्ते की तरफ भाग खड़ी हुई। उसको ऐसे देखकर देव और उसके दोस्तों ने एक बहुत ही तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और एक छोटी ठंडी मुस्कान ली। देव के लिए माया जैसे लोगों अब सिर्फ कीड़े थे जिन पर वो पैर रखकर उसे गवारा नहीं करता। उसकी शांति और उसका कामयाबी ने उस दुश्मन को अंदर से इस कदर तोड़ दिया था कि अब उन्हें सजा देने के लिए देव को अपनी उंगली हिलाने की जरूरत भी नहीं थी। वहीं यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर मुनीश ने अपनी पूरी लॉजिस्टिक टीम को खड़ा कर दिया था। देव का पूरा शाही काफिला रोल्स रॉयस और मर्सिडीज मैक्बे का वहां पर मौजूद था। सब लोग गाड़ियों में सवार हुए। द ब्लू लाउंज के रास्ते पर आज कोई ट्रैफिक देव के काफिले को नहीं रोक सका। मुनीश ने पहले ही शहर के द ब्लू लाउंज के रास्ते पर पुलिस और प्रशासन से ग्रीन कॉरिडोर खाली करवा दिया था। गाड़ियां बिल्कुल एक मखमली रास्ते की तरह दौड़ती हुई क्लब के मेन गेट पर पहुंची। जैसे ही गाड़ी रुकी, ब्लू लाउंज के मैनेजर ने, जिसने देव के हाथों में इतनी अपनी बेइज्जती और तबाही देखी थी, आज अपनी पूरी टीम के साथ रेड कारपेट पर झुककर देव और उसके दोस्तों का स्वागत करके कहा, वेलकम बॉस, वेलकम एवरीवन। मैनेजर की आवाज में वो डर और सम्मान था जो एक नौकर अपने भगवान के प्रति रखता है। वहीं अंदर का नजारा उस दिन वाली पार्टी से भी 1000 गुना भव्य था। देव ने मुनीश को पहले ही कह दिया था, आज कोई भी एक्स्ट्रा इंसान नहीं होगा। आज ये क्लब सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के लिए होगा। क्लब के अंदर फूल मोमबत्ती एक ऐसी सुगंध से सजाया गया जो सीधे रूह को सुकून दे रही थी। बीच वाले डांस फ्लोर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। एक बहुत बड़े रॉयल डाइनिंग टेबल पर शहर के नामी 7 स्टार शेफ्स आज रात का खाना परोसने को लिए तैयार थे। मुनीश की मेहनत साफ झलक रही थी। उसने उस पूरे क्लब को किसी हॉलीवुड फिल्म के किसी महंगे सेट जैसा बना दिया था। सभी लोग उस आलीशान क्लब के अंदर दाखिल हुए। रियांश और विराट तो उस डेकोरेशन को देखकर ही दंग रह गए थे। तभी रियांश ने चिल्लाकर कहा, भाई, ये तो कल वाली पार्टी से भी ऊपर है। वहीं उसकी बात सुनकर आगे से देव ने बड़े ही शांति से मुस्कान दी और अपने हाथों से इशारा किया। वायलिन और पियानो की धुन बजनी शुरू हो गई। आज की रात खाने की नहीं बल्कि आज की रात जिंदगी का जश्न मनाने की थी। देव ने सुनैना का हाथ थामा, उसे डांस फ्लोर के बीचों बीच ले गया। देव ने बड़े ही प्यार से सुनैना की आंखों में देखकर कहा, आज तुम मेरी डांस पार्टनर हो। इसी समय उधर विराट भी अपनी हिम्मत बटोर चुका था। वो सोनाक्षी के पास गया। सोनाक्षी उसे देखकर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराई। विराट ने बड़े हकलाकर लेकिन पहली बार अपने दिल की पूरी हिम्मत के साथ पूछा, क्या क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? आगे से सोनाक्षी ने अपना हाथ विराट के हाथों में रखकर कहा, मुझे इंतजार था कि तुम कब पूछोगी विराट। वहीं पूरा क्लब एक रोमांटिक धुनों में डूबा हुआ था। देव, सुनैना, विराट, सोनाक्षी, रियांश जो अपनी खुशी के लिए नाच रहा था, वो अपनी सब लोग उस पल में खोए थे। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, उन लोगों की जीत का जश्न था जिन्होंने गरीबी का नरक देखा था और आज अपनी मेहनत वफादारी के उस एम्पायर को खड़ा किया था जिसे कभी जोगिंदर जैसे शैतान भी छू नहीं सके। लेकिन इस जश्न के बीच क्लब की उस सबसे ऊंची खिड़की के बाहर
अंधेरे में एक दूरबीन के लेंस से जालिम उस पूरी पार्टी को देख रहा था। उसके पास एडवांस स्नाइपर राइफल थी जिसकी लेजर बीम सीधे देव के दिल पर टिकी हुई थी। जालिम ने अपने वायरलेस पर कहा, टारगेट लॉक। तभी महेंद्र की आवाज पूरी तरह से गूंजी, अभी नहीं जालिम, अभी तो जश्न शुरू हुआ है। उसे अपनी उस राजकुमारी अपने दोस्तों को साथ नाचने दो। मैं चाहता हूं कि वो अपनी सबसे बड़ी खुशी के बीच में मरे। जैसे वो अपना पहला जाम पिएगा तब हम उसे उड़ा देंगे। आज रात विशाखापट्टनम में खून की होली खेली जाएगी। देव के उस अदृश्य खतरे का उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे लगा था कि उसने जोगिंदर को मारकर जंग जीत ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस दुश्मन को उसने खत्म किया वो सिर्फ एक शुरुआत थी और असली अंतर्राष्ट्रीय आफत अब उसके दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन देव साक्षात महादेव की पावर का स्वामी था। उसके आसपास का उदृश्य सुरक्षा चक्र, वो सुरक्षा घेरा, आज की उस खौफनाक रात में उसे और उसके परिवार को उस स्नाइपर की गोली से कैसे बचाएगा, ये सब तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लेकिन अभी के लिए जो रात सुदेव की थी, वो रात बड़ी प्यार की थी। देव ने तय कर लिया कि आज इस शाम को कोई बाधा, कोई भी मौत का साया अपनी सुनैना की खुशी पर हावी नहीं होने देगा। एक तरफ प्यार का वो जादुई नजारा तो दूसरी तरफ स्नाइपर की मौत का निशाना। विशाखापट्टनम की उस रात में अब एक ऐसा ही भयंकर और खौफनाक महासंग्राम का पर्दा उठने वाला था। देव ने सुनैना को अपनी बाहों में और भी कस लिया, जैसे वो उसने अपनी दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लेना चाहता हो। आज की वो हसीन शाम, जो बॉलीवुड फिल्मों में क्लाइमैक्स से भी ज्यादा जादुई थी, अब अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक परिणति की ओर बढ़ रही थी। ब्लू लाउंज के उस सबसे आलीशान और प्राइवेट वीआईपी सेक्शन में आज की रात किसी जादुई ख्वाब से कम नहीं थी। विशाखापट्टनम के उन सबसे बड़े महंगे क्लब में आज सिर्फ और सिर्फ देव के परिवार और दोस्तों के लिए बुक किया गया था। क्लब के अंदर की नीली और मध्यम रोशनी क्रिस्टल के झूमरों से छनकर आते हुए चमक और बैकग्राउंड में बज रही वायलिन की वो बड़ी रोमांटिक सॉफ्ट धुन, सब कुछ इस कदर परफेक्ट था कि वक्त भी जैसे ठहर जाना चाहता हो। देव अपने ब्लू टक्सीडो में एक अजय खौफनाक बादशाह लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर अंडरवर्ल्ड का खौफ नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त और एक आशिक का सुकून था। उसके ठीक बगल में सुनैना बैठी थी। उसने एमराल्ड गाउन जो गले में चमकता हुआ डायमंड चोकर के साथ पहना था। उसके सामने बैठा रियांश, विराट, सोनाक्षी। आज की शाम सिर्फ जोगिंदर की जीत का जश्न नहीं, आज की शाम एक बड़े इम्तिहान की शाम थी। डाइनिंग टेबल पर इटालियन शेफ ने दुनिया के सबसे लजीज डिशेज परोसी शुरू कर दी। ट्रफल मशरूम रिजोटो, कैवियार और रोस्टेड लैम्स की खुशबू से पूरी मेज महक उठी। रियांश और देव बड़े मजे से खाना खा रहे थे, पुरानी कंटेन की बातें याद करके हंस रहे थे। लेकिन इस पूरी मेज पर एक इंसान ऐसा था जिसके गले में एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। वो था विराट। विराट आज अपने उस डिजाइनर सूट में अंदर पसीने से नहा रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वो बार बार पानी का गिलास उठाता, एक घूंट पीता और फिर वापस रख देता। उसका बायां हाथ बार बार उसके कोट के अंदरूनी जेब की तरफ जा रहा था, जहां एक छोटी सी मखमली डिब्बी रखी थी। विराट की नजरें चोरी छुपे उसके ठीक सामने बैठी सोनाक्षी पर जा रही थी। सोनाक्षी आज उस पेस्टल रंग में बड़ी प्यारी लग रही थी। विराट को लग रहा था जैसे उसके सामने कोई अप्सरा बैठी हो। सोनाक्षी बड़ी बेबाक अंदाज में रियांश की बातों पर हंस रही थी। बीच बीच में विराट की इस घबराहट को नोटिस करके एक बड़ी प्यारी और शरारती स्माइल दे रही थी। देव और सुनैना ने विराट की हालत छुपी नहीं थी। दरअसल आज जब देव ने विराट के लिए वो महंगे कपड़े मंगवाए, तब देव और सुनैना ने मिलकर एक बड़ा खास तैयारी की। सुनैना जानती थी कि विराट सोनाक्षी को बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन गरीबी और अपनी हैसियत कम होने के कारण वो अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। इसलिए सुनैना ने देव को कहकर एक खूबसूरत, नाजुक और कीमती प्लेटिनम डायमंड रिंग की डिजाइन करवाया और इस अंगूठी के बीचों बीच एक दुर्लभ चमकता असली हीरा जड़ा था, जिसकी कीमत लाखों में थी। देव ने अंगूठी विराट को देकर कहा था, आज की शाम तेरी है मेरे भाई। आज सोनाक्षी को ये अंगूठी पहनाकर उसे अपनी जिंदगी बना लेना। देव ने अपने शैंपेन का गिलास में एक घूंट लिया और मेज के नीचे से विराट के पैर पर एक हल्की लात मारी। विराट थोड़ा चौंका और उसने देव की तरफ देखा। देव ने अपनी आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा, अब और इंतजार मत कर, यही सही वक्त है, उठ और कह दे अपने दिल की बात। देव और सुनैना ने भी विराट की तरफ देखकर एक बड़ा ही हौसले से बढ़ाने वाली प्यारी मुस्कान दी। विराट ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया कि वो वक्त अब सोनाक्षी ने उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, जब वो उनके साथ कैंटीन की उस टूटी हुई बेंच पर बैठकर हंसती थी।
विराट को एहसास हुआ कि देव सही कह रहा है। आज उसके पास दौलत है, रुतबा और सबसे बढ़कर देव जैसा भाई है। अब डरने की कोई बात नहीं। विराट ने अपनी नैपकिन को टेबल पर रखा। क्लब में बज रही वायलिन की धुन अचानक बड़ी धीमी और रोमांटिक हो गई। देव ने पहले ही शेफ और म्यूजिशियन को इशारा कर दिया। वहीं रियाज, जो अभी कोई चुटकुला सुना रहा था, वो अचानक चुप हो गया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्व भरी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ सोनाक्षी को कुछ अजीब लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पहले देव को देखा, फिर सुनैना को। आखिर में उसकी नजर विराट पर जाकर टिक गई। तब विराट अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्लब का मध्यम रोशनी सीधे विराट और सोनाक्षी के टेबल पर पड़ रही थी। विराट धीरे धीरे चलकर मेज की दूसरी तरफ आया, बिल्कुल सोनाक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई और जो प्यार था, वो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती लग रहा था। सोनाक्षी का दिल अब भी और जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि क्या होने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। विराट ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला। उसके कांपते हुए हाथों ने वो छोटी सी लाल रंग की मखमली डिब्बी बाहर निकाली। और फिर वो विराट, वो लड़का, वो कभी किसी के सामने जो नहीं झुका, वो आज पूरी दुनिया को भुलाकर सोनाक्षी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सोनाक्षी के मुंह से एक हल्की सी अचरज और खुशी भरी आवाज निकली। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तब विराट ने सोनाक्षी की आंखों में सीधा देखकर बड़े ही जज्बाती और भर्राई हुई आवाज में बोलना शुरू करके कहा, सोनाक्षी, मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं। मैं एक बड़ा मामूली गरीब और बिना किसी फ्यूचर वाला लड़का हूँ। जब लोग मेरे और देव के पुराने जूतों को देखकर हंसते थे, तब तुम इकलौती ऐसी थी जो उन जूतों की परवाह किए बिना हमारे साथ चलती थी। तुमने कभी मेरी हैसियत नहीं देखी, तुमने हमेशा मेरे दिल को देखा। ये कहकर विराट की आंखों में एक हल्की नमी आ गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैं पिछले 2 सालों से तुम्हें हर दिन छुप छुप कर देखता हूँ। तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारी वो बातें, तुम्हारा वो बेबाक अंदाज, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। मैं हमेशा डरता था कि अगर मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया तो शायद तुम मेरी गरीबी देखकर मुझे ठुकरा दोगी और मैं तुम्हारी ये दोस्ती को भी खो दूंगा। लेकिन आज, ये कहकर विराट ने देव और सुनैना की तरफ देखकर कृतज्ञ नजरों से देखा और वापस सोनाक्षी की तरफ मुड़कर कहा, लेकिन आज मेरे भाई ने मुझे वो रुतबा और वो हिम्मत दी कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के सामने अपना दिल निकाल कर रख सकूं। सोनाक्षी, मैं शायद बड़ा रोमांटिक बातें नहीं करना जानता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें कभी कोई दुख या कोई तकलीफ छू भी नहीं पाएगी। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये कहकर विराट ने उस लाल डब्बी को खोला। उस डब्बी के अंदर रखे वो प्लेटिनम और डायमंड की रिंग क्लब की उस नीली रोशनी में किसी टूटते हुए तारे की तरह चमक रही थी। वो अंगूठी इतनी खूबसूरत, बेशकीमती लग रही थी, उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। विराट ने अपनी अंगूठी सोनाक्षी की तरफ बढ़ाकर कहा, क्या तुम इस फटीचर विराट की जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बनोगी? सोनाक्षी, विल यू मैरी मी? विराट के मुंह से शब्द निकलते ही वहां एक बड़ा जादुई सन्नाटा छा गया। सोनाक्षी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। ये दुख के नहीं, बल्कि उस बेतहाशा खुशी के आंसू थे जिसका इंतजार वो पिछले 2 सालों से कर रही थी। वो जानती थी कि विराट का दिल सोने का है। उसे विराट के पैसों या उसके डिजाइनर सूट से प्यार नहीं था। उसे उस विराट से प्यार था जो कंटेन में उसे देखकर हकलाने लगता था। सोनाक्षी ने रोकर एक बड़ा ही खूबसूरत मुस्कान दी। उसने अपने बाएं हाथ मुंह पर हटाया और एक बड़े एक सेकंड की देरी की बहुत ही जोर से अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ विराट, मैं तुम्हारी जिंदगी बनने के लिए तैयार हूँ। यस आई विल। सोनाक्षी के मुंह से हाँ सुनते ही विराट के चेहरे पर जो खुशी आई, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसे लगा कि जैसे उसे पूरी दुनिया की बादशाहत मिल गई। विराट के कांपते हुए हाथों से बड़ी ही नजाकत से सोनाक्षी का हाथ अपने हाथ में लिया। वो चमकती हुई डायमंड रिंग धीरे से सोनाक्षी की उंगली में पहना दी। अंगूठी उंगली में जाते ही पूरी टेबल पर एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। रियांश खुशी के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, वाह! ये चिल्लाहट! वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। वहीं सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और दौड़कर सोनाक्षी को गले लगा लिया। सुनैना ने रोकर हंसकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाक्षी, वेलकम टू द फैमिली। आज मुझे मेरी एक छोटी बहन मिल गई। देव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक बड़ा ही चौड़ी और सुकून भरी मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर विराट को गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाई और बड़े ही प्यार से कहा, मुझे तुम पर फक्र है मेरे भाई।
आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। वहीं विराट की आंखों में आंसू थे। उसने देव को और कसकर पकड़कर कहा, यह सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है भाई। अगर तू नहीं होता तो मैं आज भी उस कंटेन में बैठकर सपने देख रहा होता। तूने मेरी दुनिया मुकम्मल कर दी। तब रियांश ने अपनी आंखें पहुंच कर कहा, अरे बस बस यार, रुलाओगे क्या? मैनेजर कहाँ हो तुम? आज इस क्लब की सबसे महंगी शैंपेन खोलो, आज मेरे भाई की सगाई हुई है। क्लब का मैनेजर सारे वेटर्स तुरंत दौड़ गए। द होटल द ब्लू लाउंज के सबसे प्रीमियम डॉन पेरिगन की शैंपेन बोतलें खोली। गिलासों में वो महंगी शराब छलकने लगी। तभी देव ने अपना गिलास उठाकर कहा, चीयर्स टू विराट एंड सोनाक्षी। आगे से सबने एक साथ कहा, चीयर्स। अपने गिलासों को टकराया। इसके कुछ ही घंटे सिर्फ और सिर्फ खुशी, हंसी मजाक, पुराने किस्से, आने वाले कल के सपनों को बुनने में गुजरे। विराट और सोनाक्षी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। उनकी नजरों में एक दूसरे से हट नहीं पा रही थी। सुनैना उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रही थी। देव को लग रहा था उसने अपने दोस्तों की जिंदगी संवार कर अपनी दौलत का सबसे सही इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े ही शानदार डिनर किया। शेफ ने खास तौर पर उनके लिए एक बड़ा ही डिजाइनर हार्ट शेप केक भेजा, जिसे विराट और सोनाक्षी ने मिलकर काटा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। ये शाम उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम बन चुकी थी। लेकिन खुशियों में नजर अक्सर बड़ी जल्दी लगती है। रात के करीब 12 बजने वाले थे। पार्टी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। सब लोग बड़े रिलैक्स होकर काउच पर बैठे थे। तभी सुनैना अपने एमराल्ड ग्रीन गाउन को हल्का ठीक किया और देव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, "हम्म, देव, मैं बस 2 मिनट में आई, थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। अपना मेकअप भी टचअप कर लूंगी।" आगे से देव ने सुनैना की तरफ देखा। एक बहुत ही प्यार भरी मुस्कान दी। देव ने सुनैना के हाथ को हल्का सा चूम कर कहा, ठीक है पार्टनर, जल्दी आना, फिर हमें विला भी वापस चलना है। लक्ष्मी आंटी इंतजार कर रही होंगी। तभी आगे से सुनैना ने कहा, हाँ बस 2 मिनट। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर क्लब के उस लंबे और शानदार गलियारे की तरफ बढ़ गई जहां लेडीज वॉशरूम था। वहीं देव अपनी जगह पर बैठा था और रियांश और विराट की बातों में मग्न हो गया। सोनाक्षी अपने डायमंड रिंग को बार बार देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। क्लब के अंदर का माहौल बड़ा ही सुरक्षित लग रहा था। देव ने उस क्लब को खरीदा था। यहाँ के बाउंसर उसी के इशारे पर काम कर रहे थे। उसे लगा कि उसका पूरा सदैव एम्पायर पूरी तरह से महफूज है। लेकिन देव इस बात से अनजान था कि यहाँ वो अपनी कामयाबी, अपने दोस्तों के प्यार का जश्न मना रहा है। तो क्लब के दीवारों और बाहर दुनिया के सबसे अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के भेजे खूंखार प्रोफेशनल हत्यारों ने अपना जाल बिछा दिया था। महेंद्र जो साइकोपैथ इंटरनेशनल स्मगलर था, उसने अपनी सबसे बेहतरीन ब्लैक ऑप्स टीम को विशाखापट्टनम भेज दिया था। इस टीम में सड़कों के गुंडे नहीं थे, स्पेशल फोर्स की निकाली गई खूंखार मशीनरीज थे, जिनके पास साइलेंसर लगी गन्स, क्लोरोफॉर्म और हर तरह के एडवांस गैजेट थे। महेंद्र का प्लान देव को मारना नहीं था। वो जानता था देव को सीधे मारना आसान नहीं है। वो देव को तड़पाना चाहता था। देव की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रूह, उसकी जान, सिर्फ एक इंसान थी, सुनैना। वहीं उधर शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। 5 मिनट बीत गए। देव अभी विराट से कह रहा था कि वो उसे एक नई गाड़ी गिफ्ट करेगा। रियांश हंस रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ी, 10 मिनट हो गए। देव की वो बातचीत अचानक से रुक गई। महादेव ने देव को अलौकिक शक्ति जो दी थी, वो सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं, वो उसके अवचेतन मन में बसी थी। देव की सिक्स्थ सेंस दुनिया के किसी भी रडार से ज्यादा तेज थी। तभी अचानक देव के दिल में एक अजीब सा खौफनाक चुभन हुई। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई। देव की नजरें उन गलियारों की तरफ गई जहां सुनैना गई थी। तभी देव ने अपनी हल्की सी लेकिन बड़ी ही खतरनाक शक्ति लाकर कहा, रियांश, सुनैना को गए टाइम कितना हो गया? रियांश ने अपनी घड़ी देखकर कहा, भाई 10-15 मिनट तो हो गए, क्यों, क्या हुआ? उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने चिंता करके कहा, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? देव की आंखों में सुकून भरी चमक बर्फीले खौफ में बदलने लगी। तभी सोनाक्षी ने देव को शांत करके कहा, अरे देव, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? लड़कियों को वॉशरूम में मेकअप ठीक करने में, गाउन सेट करने में वक्त लग ही जाता है। वो आती ही होगी। उसकी बात सुनकर देव अपनी जगह से बड़ी तेजी से उठा और बोला, नहीं, नहीं, कुछ गलत है। मुझे अंदर से एक भयानक एहसास हो रहा है। वहीं विराट और यांश भी देव की बात सुनकर तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। देव को अच्छी तरह जानते थे। अगर देव कह रहा है गलत है, तो इसका मतलब है बड़ा तूफान आ चुका है। तभी देव ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मैं जाकर देखता हूँ। देव ने अपने कोट के बटन खोले और बड़े ही लंबे और तेज कदमों से उस गलियारे की तरफ बढ़ा। रियांश और विराट भी उसके पीछे दौड़े।
क्लब का वो गलियारा बड़ा आलीशान था। दीवारों पर मखमली वॉलपेपर लगे थे, पीली रोशनी जल रही थी। लेकिन इस वक्त यह गलियारा देव को किसी कब्रिस्तान जैसा खामोश और डरावना लग रहा था। देव लेडीज वॉशरूम के दरवाजे के बाहर आकर रुका। देव ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर कहा, सुना ना, सुना ना, तुम अंदर हो क्या? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक मौत का सन्नाटा, जिसकी वजह से देव ने दिल में एक धड़कन अब किसी ड्रम की तरह बजने लगी। देव ने इस बार बड़े ही जोर से चिल्ला कर कहा, सुना ना, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। देव ने अब एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया। उसने उस वॉशरूम के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा एक झटके में खुल गया और दीवार से जा टकराया। देव, रियांश और विराट तुरंत अंदर घुसे। वॉशरूम अंदर से पूरी तरह खाली था। सारे नल बंद थे, आईने के सामने कोई नहीं था। सारे टॉयलेट के कैबिन के दरवाजे खुले हुए थे। सुनैना वहां थी ही नहीं। तब रियांश ने पागलों की तरह चारों तरफ देखकर कहा, ये ये कैसे हो सकता है? वो तो यहीं आई थी, वो कहाँ गई? वहीं देव का दिमाग अब पूरी तरह से सुन पड़ने लगा। वो पागलों की तरह वॉशरूम के कोने कोने को देखने लगा। तभी देव की नजर वॉशरूम के फर्श पर दीवार के बिल्कुल करीब पड़ी। देव का खून एक ही पल में जम गया, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। फर्श पर एक बड़ा ही नाजुक चमकता हुआ डायमंड का ब्रेसलेट पड़ा था। यह वही ब्रेसलेट था जो देव ने आज वह सुनैना को गाउन के साथ मैच करने के लिए पहनाया था। ब्रेसलेट का एक हुक टूटा हुआ था, जो आज इस बात का सबूत था कि सुनैना ने इसे खुद नहीं उतारा, बल्कि किसी हाथापाई में यह झटके से टूट कर गिरा है। और उस ब्रेसलेट के ठीक पास फर्श पर किसी क्लोरोफॉर्म या केमिकल के गिरे कुछ कतरे थे, जिससे एक बड़ी ही तेज और अजीब सी बदबू आ रही थी। ये देखकर देव ने चिल्लाकर कहा, सुनैना! देव के मुंह से वो नाम एक बड़ा दर्दनाक, खौफनाक और दिल को चीर देने वाली आवाज में निकला। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो टूटा हुआ ब्रेसलेट जमीन से उठाया। तब विराट ने उसके पास आकर धीरे से कहा, भाई, भाभी कहाँ है? ये ब्रेसलेट यहाँ टूटा कैसे पड़ा है? विराट की आवाज डर से कांप रही थी। आगे से देव ने उस ब्रेसलेट को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से भींच लिया कि हीरे के किनारे देव की उंगली में धंस गए। वहां से खून की एक बूंद टपक कर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन देव को उस खून या उस दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसके अंदर वो रोमांटिक आशिक, वो शांत अरबपति अब हमेशा के लिए मर चुका था। उसकी जगह साक्षात महाकाल का एक ऐसा रौद्र और प्रलयंकारी रूप ले रहा था, जिसे देखने के बाद शायद यमराज भी खौफ खा जाए। देव की आंखें, जो कुछ देर पहले प्यार से भरी हुई थी, वो अब सचमुच खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे की नसें तन गई। उसके शरीर से जो मेंटल डोमिनेंस का ओरा निकल रहा था, वह इतना भयानक था कि रियांश और विराट को पीछे हटना पड़ा। देव ने चिल्लाकर कहा, मुनीष! देव के उदहाड़ पूरे द ब्लू लाउंज की दीवारों को चीर कर बाहर तक गूंज उठी। ये दहाड़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे खूंखार शेर की थी, जिसके जबड़े से किसी ने उसकी शेरनी को छीन लिया हो। देव की आवाज सुनते ही मुनीष, क्लब का मैनेजर, बाहर खड़े बाउंसर्स पागलों की तरह दौड़कर वॉशरूम की तरफ आए। मुनीष ने उसके पास आकर घबरा कर पूछा, बॉस, क्या हुआ बॉस? मुनीष का चेहरा देव का ये खौफनाक रूप देखकर सफेद पड़ गया। देव ने मुनीष का कॉलर पकड़कर एक ऐसी आवाज जिसमें मौत नाच रही थी, उसमें हुक्म देकर कहा, क्लब को सील कर दो। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। मुझे इस पूरे क्लब के हर एक कोने के और बाहर के सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज अभी इसी वक्त चाहिए। उसका ये पहला ऑर्डर सुनते ही मुनीष ने एक तुरंत जवाब देकर कहा, जी जी बॉस, अभी लाता हूँ। ये कहकर हुए मुनीष भागा और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम की तरफ आ गया। देव, रियांश, विराट भी उसके पीछे पीछे कंट्रोल रूम में घुसे। वहीं सिक्योरिटी इंचार्ज के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत लेडीज वॉशरूम के बाहर वाले कैमरे का फुटेज प्ले किया। फुटेज में साफ दिख रहा था सुनैना वॉशरूम के अंदर गई, लेकिन वॉशरूम के अंदर कोई कैमरा नहीं था। देव ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा कर कहा, क्लब के पिछले दरवाजे का फुटेज दिखाओ, वो दरवाजा जो सर्विस लेन की तरफ खुलता है। तभी जो नजारा स्क्रीन की तरफ दिखा, उसे देव के अंदर एक ज्वालामुखी फोड़ दिया। फुटेज में दिखा कि वॉशरूम के पीछे वाले वेंटिलेशन और एग्जिट डोर से चार आदमी, जिन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े, काले मास्क पहने थे, वो बाहर निकले। वो कोई आम गुंडे नहीं थे। उनके पास एडवांस वेपन थे और उनकी चाल बड़ी प्रोफेशनल थी। उन चार आदमियों के बीच एक लड़की थी। उस लड़की ने एमराल्ड ग्रीन गाउन पहना था। वो बेहोश थी और उन आदमियों ने उसे अपने कंधों पर डाला हुआ था। तभी देव के मुंह से एक चीख निकली। उसने चीख कर कहा, सुना ना?
उन नकाबपोश आदमियों ने सुनैना को बड़ी तेजी से बाहर खिड़की पर एक बिना नंबर प्लेट वाली काली वैन में डाला। वो वैन बिजली की स्पीड से क्लब के उस सर्विस लाइन से होती हुई शहर के अंधेरे में गायब हो गई। ये सब देखकर रियांश ने अपना सिर पकड़कर कहा, भाई ये लोग कौन थे? जोगिंदर तो मर चुका है, उसका पूरा गैंग खत्म हो गया, फिर ये लोग कहां से आ गए? देव ने अपनी मुट्ठी को उस कंट्रोल रूम की भारी लोहे की मेज पर इतनी जोर से मारा कि वो लोहे की मेज बीच में से चिपक गई। कंट्रोल रूम में खड़े सारे लोग खौफ के पीछे हट गए। देव ने अपनी लाल आंखों से उस स्क्रीन को घूरा जहां वो काली वैन गायब हुई थी। देव ने अपने दांतों को पीसकर एक ऐसी खौफनाक बर्फीली आवाज में कहा, ये जोगिंदर के छर्रे नहीं है रियांश, इनकी चाल, इनका ये ऑपरेशन, ये इंटरनेशनल लेवल की मशीनरीज है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सीधे किसी की भी रूह को जमा दे। इसके बाद देव ने मुनीश की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर कहा, मुनीश, तुमने सुबह मुझे एक नाम बताया था, जोगिंदर का भाई महेंद्र, वो दुबई का सिंडिकेट। तभी मुनीश ने कांप कर कहा, हाँ बॉस, महेंद्र दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतनी जल्दी सीधे डब्ल्यू लाउंज तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुनकर आगे से देव ने अपनी आंखों में पल रही उस भयंकर तबाही को आजाद करके कहा, उन्होंने मेरी दौलत या मेरी जान पर हमला नहीं किया मुनीश, उन्होंने मेरी रूह पर हाथ डाला है, उन्होंने मेरी सुनैना को छुआ है। देव ने अपना कोट उतारा और उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। उसके शरीर की वो नसें जो महादेव की अलौकिक शक्ति से भरी हुई थी, वह अब साफ दिखाई दे रही थी। देव ने एक सेनापति की तरह दहाड़कर अपने बाउंसर कमांडर को ऑर्डर देकर कहा, आज तक मैंने सिर्फ गुंडों की हड्डियां तोड़ी है, आज तक मैंने सिर्फ अपना बचाव किया था, लेकिन आज आज मैं इस दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। मेरे सारे कमांडोज, मेरे सारे स्नाइपर्स और मेरी पूरी फौज को सड़कों पर उतार दो। शहर के सारे बॉर्डर सील कर दो। पुलिस कमिश्नर को फोन करो, कहो कि अगर ये काली वैन शहर से बाहर गई तो मैं इस पूरे शहर विशाखापट्टनम को आग लगा दूंगा। ये कहते हुए देव ने अपनी जादुई रिंग को देखा। आज ये रिंग सिर्फ दौलत नहीं उगलने वाली थी, आज इस रिंग से वो खौफनाक एडवांस हथियार, वो तबाही निकलने वाली थी जो महेंद्र उस दुबई के सिंडिकेट ने कभी अपने सबसे बुरे ख्वाबों में नहीं सोची होगी। तभी देव ने क्लब के बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखकर कहा, महेंद्र, तूने मुझे तड़पाने की कोशिश की ना, अब इंतजार कर, मैं तेरी मौत को इतना भयानक बनाऊंगा कि तेरी रूह भी अगले जन्म में देवांशु ओबरॉय का नाम सुनकर कांपेगी। डब्ल्यू लाउंज की वो जन्नत की रात अब एक खूनी रूह कपा देने वाले सबसे भयानक इंटरनेशनल महासंग्राम में तब्दील हो चुकी थी। सुनैना की जान दांव पर थी और अजय काल देव अब अपने सबसे खूंखार और प्रलयंकारी रूप में आ चुका था। अब कोई बातचीत नहीं, कोई डील नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहने वाली थी। वहीं उधर क्लोरोफॉर्म की वो तेज और रूह को सुन्न कर देने वाली दमघोटू गंध अभी भी सुनैना के दिमाग की नसों को अंदर जहर की तरह रेंग रही थी। डब्ल्यू लाउंज के उस शानदार और महकते हुए वॉशरूम से लेकर इस घुटन भरे अंधेरे में अंत तक का सफर सुनैना के लिए किसी ब्लैकआउट की तरह था। उसे कुछ याद नहीं था, बस एक आखिरी चीज जो उसके धुंधले पड़ते दिमाग में दर्ज थी, वो थी पीछे से आया हुआ एक काला दस्ताना और एक भयानक अंधेरा। वहीं वो ब्लैक वैन विशाखापट्टनम की उन चमचमाती सड़कों पर किसी अदृश्य प्रेत की तरह दौड़ रही थी। अंदर बैठे वो चार नकाबपोश आदमी कोई सड़क छाप गुंडे नहीं थे। वो चिल्ला चोट करके अपनी जीत पर ठहाका लगाते। वो इंटरनेशनल मशीनरीज थे। वो खामोश थे, उनकी मशीन गन उनकी छाती से सटी थी। उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने मिशन पर था। आमतौर पर जब कोई किडनैपिंग होती है तो शिकार अपने गुंडे को लेकर शहर से बड़ा दूर किसी वीरान जंगल या बंद पुरानी फैक्ट्री, शहर के बाहर किसी खंडर में भागते हैं। देव की पूरी आर्मी, मुनेश का नेटवर्क और पुलिस भी इसी थ्योरी पर काम करके शहर के बाहरी बॉर्डर्स, वीरान इलाकों की तरफ अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे थे। लेकिन महेंद्र महेंद्र कोई मामूली गुंडा नहीं था। वो एक ऐसा साइकोपैथ और व्हाइट कॉलर क्रिमिनल था जो पुलिस और देव के दिमाग से कई कदम आगे की सोच रख रहा था। महेंद्र ने अपने इंटरनेशनल किलर्स को सख्त निर्देश देकर कहा, ओबरॉय की ताकत उसके पैसे और उसके नेटवर्क में है। अगर तुम लड़के को लेकर शहर से बाहर भागोगे, तुम्हें अपने ड्रोन और चॉपर से ढूंढ निकालेगा। उसे वहां छुपाओ जहां ढूंढने में उसके सपने में भी उम्मीद ना करे। उसे अंधेरे में नहीं, उसे रोशनी में बिल्कुल नीचे छुपाओ। इसी शातिर चाल को अंजाम देकर वो काली वैन शहर के बाहर जाने के बजाय विशाखापट्टनम के सबसे व्यस्त, सबसे भीड़ भाड़ वाले, सबसे शोर शराबे वाले कमर्शियल इलाके जगदम्बा सेंटर की तरफ मुड़ गई।
रात के 1:30 बजने के बावजूद इस इलाके में चहल पहल पूरी तरह से खत्म नहीं होती थी। यहाँ 24 घंटे चलने वाले कुछ फूड स्टॉल, ट्रकों की आवाजाही, लेट नाइट शिफ्ट वाले लोगों की भीड़ हमेशा रहती थी। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें, स्ट्रीट लाइट्स की चकाचौंध थी। इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी 7 मंजिला आधी खंडर हो चुकी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के नीचे की दुकानें बंद थी, लेकिन ऊपर के कुछ फ्लैट्स खाली पड़े थे, जो बरसों से विवाद में फंसे होने के कारण बंद थे। ये ब्लैक वन बहुत ही सफाई से उस बिल्डिंग के पीछे वाली एक संकरी गली में आकर रुकी। यहाँ इतना शोर था कि अंदर कोई चीखता भी तो बाहर की सड़कों के हॉर्न और उसकी आती आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यही महेंद्र की सबसे खौफनाक और परफेक्ट प्लानिंग थी। हजारों लोगों की भीड़ में एक ऐसा मौत का सन्नाटा खड़ा करना जहां कोई शक न कर सके। वहीं वैन के रुकते ही दो नकाबपोशों ने बहुत ही फुर्ती से बेहोश सुनैना को अपने कंधे पर उठाया। उन्होंने एक बड़े से काले रंग के डफल बैग जैसी चीज से आधा कवर कर लिया था, ताकि अगर गलती से कोई देखे तो उसे लगे कि वो भारी सामान लेकर जा रहे हैं। वो बिल्डिंग की उस पुरानी और जंग लगई सीढ़ियों से होते हुए सीधे चौथे माले पर पहुंचे। तभी एक आदमी ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली और एक धूल फांक कर पुराने और बंद पड़े फ्लैट का दरवाजा खोला। फ्लैट के अंदर भयंकर सीलन, धूल और सड़न की बदबू थी। यहाँ बरसों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। खिड़कियों पर मोटे मोटे लकड़ी के फट्टे ठुके हुए थे। बाहर से रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी, अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। फ्लैट के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही भारी पुराने और दीमक की खाई लगी हुई कुर्सी की लकड़ी की कुर्सी रखी थी। नकाबपोश ने सुनैना के उस खूबसूरत एमराल्ड ग्रीन गाउन की परवाह किए बिना उसे बहुत ही बेरहमी से उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर धकेल दिया। टीम के लीडर ने, जिसकी आंखों में एक मशीनी ठंडक थी, इंग्लिश में कमांड देकर कहा, रस्सी। एक आदमी ने तुरंत अपने बैग से मोटी मिलिट्री ग्रेड नायलॉन की रस्सी निकाली। उन्होंने बेहोश सुनैना को दोनों हाथों को कुर्सी के हत्थों पर ले जाकर बुरी तरह से और मजबूती से बांध दिया। रस्सियों की रड़क ने सुनैना की उस नाजुक और गोरी कलाई पर लाल निशान उभर आए। उसके पैर भी कुर्सी के निचले पायों से कसकर बांध दिए गए। उन्होंने सुनैना को इस कदर जकड़ लिया, 1 इंच भी नहीं हिल सकी। और तभी लीडर ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के ऊपर लटक रहे उस पुराने बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया। एक बड़ी ही मध्यम पीली और डरावनी सी रोशनी उस कमरे में फैल गई। सुनैना का सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था, उसके बाल खुले हुए बिखरे हुए थे। वो हीरे का चोकर जो देव ने उसे पहनाया था, वो उस गंदी और धूल भरी जगह पर एक अजीब सा कंट्रास्ट पैदा कर रहा था। आखिर अब क्या करेगा देव? क्या देव बचा पाएगा अपनी सुनैना को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।